नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, उसके क्या मायने हैं। हम बात करेंगे इस मंत्रिमंडल विस्तार और जो विधान परिषद में 4 लोगों का जो नामांकन हुआ है, ये बीजेपी की किस तरह की रणनीति का हिस्सा है। इसके ज़रिए बीजेपी किस तरह से जाति संतुलन साधने की कोशिश कर रही है और क्या इसके जो ये सारा जो कवायद हुई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ चुनावी मकसद से है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाक़ई में इस तरह से किसी जाति के, किसी तबके विशेष के, किसी अलग समुदाय के किसी संगठन के किसी व्यक्ति को मंत्री बना देने से या उसको विधान परिषद का सदस्य बना देने से क्या वाकई में राजनीतिक तौर पर समाज में जो मतदाता है उसके मन में किसी तरह का सकारात्मक प्रभाव पैदा होता है, या ये सिर्फ एक तरह की एक परिपाटी जैसी है कि राजनीतिक दल ये मान लेते हैं कि ऐसा करने से एक खास जाति, एक खास समुदाय के वोटर सध जाएंगे और वो सारे वोट उनके पाले में गिरेंगे। इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आपकी बात में आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार अ, अ, हुसैन अफसर हुसैन अफसर साहब और बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह राणा और पूर्व न्यायाधीश और इस समय नैतिक पार्टी के नाम से राजनीति में नैतिकता की पैरवी करने वाले सीबी पांडे साहब। बातचीत की शुरुआत मैं सबसे पहले हुसैन अफसर साहब आपसे ही करना चाहता हूँ। अक्सर इस तरह का आपने भी देखा होगा, कल जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, जिस तरह का मनोनयन हुआ, उसके बाद से तमाम जो मीडिया है उसकी सुर्खियां इसी तरह की हैं कि बीजेपी ने इसके जरिए जाति संतुलन साधने की कोशिश की है, बीजेपी ने इसके जरिए सामाजिक समीकरण बैठाने की कोशिश की है, बीजेपी ने इसके जरिए एक तीर से कई निशाने साधे। क्या वाकई में ऐसा होता है, एक मतदाता के मन में इस तरह की चीजों का वाकई में ऐसा असर होता है? शुक्रिया गोविंद जी। देखिए, मसला ये है कि जात पात का हमेशा से होता है, चलन है यहाँ बुरी तरह से। पहले बहुत छुप छुप कर ये और बहुत शर्मा के बातें की जाती थी, अब तो खुल्लम खुल्ला है और बाकायदा जो रिलेटेड समाज हैं उनके सम्मेलन होते हैं और उनके नाम पर टिकट भी दिए जाते हैं, खुलकर बातें होती हैं। अब जैसा आपने कहा कि इसका क्या असर होता है, असर तो एक बहुत मिनिमाइज होता है। वो जिन साहब को बनाया गया है उनके पास घोड़ा गाड़ी आ जाएगा, वो कुछ ऐंठ के चलेंगे, कुछ इतराएंगे, कुछ बल खाएंगे वो लेकिन ये कि वो अपने पूरे समाज को मुतासिर या प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और बल्कि ये होता है कि इसमें काउंटर प्रोडक्ट हो जाता है कभी कभी कि जो और उनके समाज, उसी समाज के दूसरे जो लीडर हैं उनमें एक जलन और एक हसद, एक जलन पैदा हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा बीजेपी को फायदा होगा। यूं भी 3 महीने के लिए वो उनकी ताजपोशी हुई है, 3-4 महीने से ज्यादा की नहीं होगी। जाहिर है कि नोटिफिकेशन होगा तो नोटिफिकेशन 40 दिन का होगा और अब सितंबर खत्म हो चुका है, हो रहा है। अब अक्टूबर से आप जोड़ लीजिए तो कितने दिन रहेंगे, सिवाय ये कि वो अपने कुछ बना लेंगे अपना भी और कुछ अपने रिश्तेदारों का भी कुछ बना लेंगे और कुछ जो आपको मालूम ही है कि क्या क्या करते हैं लोग, वो करते हैं। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर कुछ नहीं होता है। ये बहुत, मुझे लगता है कि ये बहुत तो हाइप बहुत मीडिया ने दिया और दूसरे ये कि इसमें कोई बहुत फायदा होने वाला नजर नहीं आता है। इसको बहुत ज्यादा उठाया गया है मामले को, लेकिन कुछ नहीं है क्योंकि उसके बावजूद रेजेंटमेंट है लोगों में, यानी उन उन वर्गों में जहाँ से उन्होंने उठाया है वो बनाया है, क्योंकि उसी में से 10 और लोग थे, 4 और लोग थे, उनको क्यों नहीं बनाया, ये सब है। फिर अभी जब टिकट बटेंगे तो टिकट में मनमुटाव शुरू हो जाएंगे कि आपने उनको मंत्री बना दिया, हमको चेयरमैन नहीं बनाया, ये सब होगा। अभी भगदड़ मचेगी इसकी, उसके साथ उसके साथ में वो उनकी डाल पर जाके बैठेंगे, वो उनकी डाल से भागेंगे, ये सब होगा जैसा आपको मालूम है। तो मेरा जाती ख्याल ये है, जो विश्लेषण है, कि बहुत ज्यादा कोई फायदा होने वाला नहीं है। इंडिविजुअल को जरूर फायदा होगा,
तो उसकी तनख्वाह बन जाएगी, उसकी पेंशन बन जाएगी, उसको घोड़ा गाड़ी और जिन चीज़ों के लिए लोग पॉलिटिशियन हमारे बहुत परेशान रहते हैं, उसका सुविधा हो गया। बिल्कुल सही बात है। एक तरह से वक्त इतना कम है तो जिनको बनाया गया है उनको कुछ करने का मौका तो उनके लिए शायद होगा नहीं इतने कम वक्त में। नरेंद्र सिंह राणा जी, जैसे काफी समय से लगभग 6 महीने से उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा थी, और बार बार ये कहा जा रहा था कि अब होगा, संभावित है, होगा, संभावित है। आखिर इतनी देर क्यों लगी बीजेपी को? क्या इस बात का इंतजार था कि बिल्कुल चुनाव जब करीब आ जाए तब नब्ज टटोल के तब लोगों को चुनकर कुछ समाजों को संदेश देने की कोशिश की जाए? अन्यथा अच्छी सरकार चलाने के लिए अगर मंत्रिमंडल में सहयोगी बढ़ाने की बात थी तो ये तो अब जैसा पहले माना जा रहा था और जगह भी थी सरकार में, मंत्रियों का जो कोटा है वो पूरा भी नहीं हुआ था, तब आखिर इतना विलंब क्यों किया गया? देखिए गोविंद जी, इसमें सरकार के पास जब से ये रिक्त हुई थी सीटें, इसमें कुछ तो कोरोना में जो हमारे 1-2 मंत्री जी। नहीं रहे, कुछ विधायक नहीं रहे, तो ये कोरोना के कारण ये सिलसिला जो है वो रुका हुआ था। अब क्योंकि चीजें जी। नॉर्मल हुई तो ये हुआ कि नहीं, अब जो सीटें रिक्त हैं उन पर उनके जो मंत्री बनाए जा सकते हैं उनको बनाया देना चाहिए, क्योंकि अब समय भी नहीं है कि, तो ये मूल कारण यही था कि उसी की तैयारी में, उसी के उसमें सरकार जो है लगातार लगी थी कि कैसे कोरोना से पहले बाहर प्रदेश को किया जाए, फिर मंत्रिमंडल जी। विस्तार वगैरह ये बाद की बात है। नहीं भी होता तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज थी कि वोट और काम, ये 6 लोग बने हैं तो 6 सीटें खाली थी इसलिए बने हैं। बाकी सरकार का काम है, जो सरकार ने जनता के लिए किया है, जनता उसकी मालिक है और जनता को ही उस पर निर्णय भी करना है कि सही है कि सही नहीं। तो विलंब का कारण तो मात्र इतना है कि ये इस जी। जी। महामारी के कारण चीजें आगे बढ़ी। और एक चीज और, आप क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, आप देखते हैं जैसे आप जो भी काम करते हैं तो उसका एक फीडबैक होता है, तो आप जी। लगातार आपसे लोग मिलते हैं, जैसे प्रदेश कार्यालय में पूरे प्रदेश के लोग आएंगे, दिल्ली कार्यालय में पूरे देश के लोग जाएंगे, तो वो अपनी अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। उस पर निर्णय करना ये नेतृत्व का काम होता है। तो वो कहते हैं कि इस समाज से, यानी कोई नहीं बना है, उस समाज से तो 3 बन गए हैं, तो ये चीजें जो बताई जाती हैं उनका उचित समय पर फिर क्या हम उन जन भावनाओं के अनुरूप, और इसमें कोई शक नहीं कि सबको जो है उसमें भागीदारी होनी चाहिए, और उसको क्योंकि इस तरीके से दिखाया जाता है कि वो उस जाति का, उस जाति का, लेकिन वो लोग मांग करते हैं, जैसा अभी हुसैन साहब ने कहा कि वो जातीय सम्मेलन होते हैं, ये तो वो लगातार चल रहे हैं, ये तो केस है, तो उसमें वो मांग रखते हैं। तो यदि आप प्रतिनिधित्व दे सकते हैं तो आपको देना चाहिए, क्योंकि कहीं एक्सेस हो और कहीं शून्य हो, ये तो ठीक नहीं है, ये न्याय संगत नहीं होता है। बिल्कुल, तो आपने कहा कि मांग लोगों की आती है, लोग कहते हैं, तो जो परेशान करने वाली बात है वो ये कि लोगों की मांग जो रहती है वो 4.5 साल बाद आपने सुनी है, तो 4.5 साल बाद इस मांग को सुनने से कितना उस समाज को, उस समाज के लोगों को संतोष होगा, ये देखने की बात होगी। शरद जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जैसे ये कहा गया है कि जो जिन 7 लोगों को मंत्रिमंडल में रखा गया है, उनमें एक कैबिनेट मंत्री हैं, 6 राज्य मंत्री हैं, उनको समाज के अलग अलग वर्गों से उनको लाया गया है। उसमें ओबीसी हैं, उसमें दलित हैं, उसमें जनजाति है, उसमें ब्राह्मण चेहरा भी है। इस तरह से संतुलन साधने की कोशिश की है। क्षेत्रवार भी ये कोशिश की गई है कि मध्य उत्तर प्रदेश भी हो,
पश्चिम उत्तर प्रदेश भी हो, बुंदेलखंड भी हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश भी हो, तराई का इलाका भी हो, इस तरह की कोशिश की गई। लेकिन जैसे ये कहा गया कि अभी राणा जी ने कहा कि साहब वो कोरोना था इस वजह से इतना ये टला। लेकिन जैसे बीजेपी तमाम परंपराओं को मानती है और पितृपक्ष में कोई शुभ काम, खास तौर पर किसी को मंत्री बनाना बहुत शुभ नहीं माना जाता भारतीय परंपरा में। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल चुनावी इसका जो विस्तार है और जो विधान परिषद में 4 मनोनयन है, ये पूरी तरह से चुनावी फैसला है? नहीं, उसमें तो कोई संदेह नहीं है कि चुनाव को देखकर नजर रखते हुए किया गया है और जल्दबाजी में किया गया। जब इतना डिले हो गया था तो भी काट सकते थे। और खासतौर से योगी आदित्यनाथ जो बहुत बार बार दुहाई देते हैं सनातन धर्म की तो चलिए खैर उनकी मर्जी, इसमें हम इसमें उस बात पे हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है एतराज करने का। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जिस तरह से जाति समीकरण बैठाया गया है, पूरा पूरा जोर इसमें है कि जो ओबीसी हैं और उनमें भी खासतौर से जो जो ज्यादा पिछड़े वाले माने, जिनको मोस्ट बैकवर्ड कास्ट कहा जाता है, उनको प्राथमिकता दी जाए और शेड्यूल्ड ट्राइब वाले को भी दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक लगता है इसमें जो एक कमी बहुत बड़ी लगती है कि साहब वो जो ब्राह्मण को लाए थे, वो जितिन प्रसाद कांग्रेस से लाए थे। हालांकि वो अलग बात है कि कांग्रेस में वो इतने बड़े ब्राह्मण नेता नहीं समझे जाते थे जितने बीजेपी ने उनको बना दिया है कुछ, चलिए खैर। लेकिन उनको तो कैबिनेट रैंक दिया। ये बाकी जितने ओबीसी वाले थे वो बेचारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए जा रहे हैं। अरे भाई आपका क्या जा रहा था? अगर आप सबको कैबिनेट रैंक दे देते तो कोई मनादी तो थी। टोटल नंबर 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, तो टोटल हो सकता था। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, हाफ हार्टेड, पूरे दिल से नहीं किया गया है। अगर पूरे दिल से कर रहे हैं तो उन समाज में भी थोड़ा मैसेज आता। देखिए कैबिनेट मिनिस्टर बहुत सी चीजें कर सकता है, उसको अधिकार बहुत ज्यादा होते हैं। राज्य मंत्री को जब तक वो इंडिपेंडेंट चार्ज का ना हो, वो बेचारा उसका एक डिप्टी टाइप का रहता है मंत्री का, तो वो अपने ऊपर वो अधिकार भी नहीं है उसके पास कि वो अपने क्षेत्र में भी बहुत काम करा सके। तो वो ज्यादा उचित होगा और मेरा ख्याल उदारता उसमें दिखती, ज्यादा उदार दिल दिखते मंत्री अगर इस तरीके से करते और सबको बना देते। दूसरी एक बात और है गोविंद, जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि ऐसा समझा रहा है इसमें कोई भी जात नहीं लिया गया है। विधान परिषद में तो एक है जात जिनको इंडक्ट किया है, लेकिन मंत्रियों में नहीं किया गया, जबकि ये माना जा रहा था कि जाटों में जो नाराजगी है किसानों के आंदोलन को लेकर के, उस वजह से किसानों को उनको जाटों को प्रसन्न करने के लिए कुछ किया जाएगा। अब वैसे तो प्रधानमंत्री ने महाविश्वविद्यालय बनाया राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे, वो इसी उद्देश्य से किया गया कि जाटों को मारने के लिए। लेकिन इसमें नहीं लेने का मतलब ये लगता है कि अब बीजेपी ने एक तरीके से गिव अप कर दिया है कि जाटों का सपोर्ट वापस उन्हें मिलेगा। आपको याद होगा कि 2013 के जो दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में, तो उसमें जाटों ने खूब जम के बीजेपी को सपोर्ट किया था। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से संख्या मिली थी बीजेपी को, सब पार्टियां साफ हो गई थी, उससे लगता था कि पूरा एक तरफा वोट वो हुआ था, क्योंकि हिंदू मुसलमान डिवाइड हो गया था, जाट और मुसलमान। आज की तारीख में किसानों के आंदोलन के कारण जाट और मुसलमान वापस एक ही छतरी के नीचे आ गए हैं, और वो बीजेपी के लिए परेशानी का विषय है। और उस वजह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी नुकसान होने का अंदेशा है। उसको पूर्ति करने के लिए शायद पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस तरीके के जहां ये जातियां ज्यादा हैं उनको लुभाने के लिए किया गया। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से हमारी बात हुई थी इस बारे में, जो संगठन में बड़े पद पर हैं। उनका कहना था कि पार्टी ने गुजर समाज के प्रतिनिधि को इस बार उनको मनोनीत किया है विधान परिषद के लिए। और जहां तक जाट और मुस्लिम वोटर एक साथ बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे, इस तरह का प्रचार किया जा रहा है, इसकी संभावना भी उनके नजरिए से बहुत ज्यादा नहीं है। और अगर ऐसा कुछ है तो इसका प्रभाव 5-6 सीटों पर ही ज्यादा होगा, ऐसा उनका कहना है। लेकिन खैर ये बिल्कुल अलग बीजेपी का अपनी तरह से सोचना है, बीजेपी का अपनी रणनीति का हिस्सा है।
लेकिन जैसे सीबी पांडे साहब, ये बार बार कहा गया कि जितिन प्रसाद को मंत्रिमंडल में शामिल करके उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा देके उनको विधान परिषद में लाकर उनको एक तरह से ब्राह्मणों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई। आप क्योंकि समाज में जो जाति विहीन राजनीति है उसके प्रबल पक्षधर हैं और आप नैतिकता के आधार पर राजनीति की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि इस तरह से ब्राह्मण संतुष्ट हो जाएगा? ब्राह्मण समाज अगर वो नाराज है किसी एक व्यक्ति को इस तरह से कैबिनेट में लेने से, क्या ब्राह्मण समाज पर बहुत सकारात्मक संदेश जाएगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि सकारात्मक संदेश जाएगा, क्योंकि जिस तरह से वो कांग्रेस पार्टी से लेके और इसमें अपने पार्टी में मिलाना, भारतीय जनता पार्टी में तो उनका कोई योगदान है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो उनके कैडर के जो ब्राह्मण लोग हैं उनका भी उनसे कोई जान पहचान नहीं होगा। उनकी जान पहचान तो जितने लोगों से होगी वो जिस पार्टी में रहे हैं उन लोगों से रही होगी। अब भारतीय जनता पार्टी का अब इनको 5-6 महीना रह गया है समय चुनाव का। अब आप भारतीय जनता पार्टी का कौन सा कैडर के लोग जो लोग हैं और खास करके आरएसएस के लोग, उन लोग कहाँ जान पहचान है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे किसी जात के हो, इनसे जान पहचान करने में ही 6 महीना बीत जाए। तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई उनको फायदा मिलने वाला है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी को जो अपने को हमेशा ही कहती आ रही है कि हम जातिवादी राजनीति नहीं करते, और इस बार जो गठन हुआ है और जो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया, उन्होंने भी वही पिछड़ों एक छोटे जातियों को खोज के, जो ऐसी जातियां थी जिनको कि समझते थे कि प्रतिनिधि नहीं मिला है तो उनको बुला बुला के लाए, और बल्कि बहुत अच्छे अच्छे मंत्रियों को हटा के उनको प्रतिनिधि उन्होंने दिया। स्पष्ट रूप से एक पूरा जाति प्रतिनिधि तो वहां भी उन्होंने बैलेंस किया कि हर जाति के लोग। करीब करीब वही फॉर्मूला यहाँ भी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया कि अति पिछड़े वर्ग की जातियों को ले आओ और उनको प्रतिनिधित्व। देखिए, एक तो होता है सिंबॉलिक प्रतिनिधित्व और एक दूसरा होता है जातियों को एम्पावरमेंट। राजनीति में आप सिंबॉलिक प्रतिनिधित्व दे के ये समझ लीजिए कि उससे आगे पार्टी को फायदा हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ केवल भ्रम है। अगर आप करना ही चाहते हैं तो एम्पावर करिए, और एम्पावर करने का क्या काम है कि जब उनको ऐसे मंत्री, इन जातियों के ऐसे मंत्री बनाएंगे जो उनका काम है। अब मान लीजिए कि एक बिंद जात का आदमी है, बिंद जात के आदमी को पुलिस परेशान कर रही है, उनको कुछ पेंशन नहीं मिल रहा है, कुछ छोटे मोटे काम उनके फंसे हुए हैं, तो कोई मजबूत मंत्री रहेगा वही तो उसका काम करा पाएगा। आप एक ऐसे कमजोर मंत्री को बना दीजिए तो जाएगा का, उसका काम क्या होगा? बल्कि ये बैकफायर भी हो सकता है। आपने उनको बुला के मंत्री बना दिया और जब वो जाएंगे और वो कोई काम नहीं करना पाएगा तो ये उनके बैकफायर हो जाएगा। और मैं तो समझता हूँ कि जाति संभावना इसी क्या है, क्योंकि जिनको आप मंत्री राज्य मंत्री बनाए, आप जानते हैं कि राज्य मंत्रियों का क्या वजूद होगा। और फिर जो राज्य मंत्री 4 महीने 5 महीने के लिए बना है वो तो वैसे ही अभी तो उसको मकान नहीं मिलेगा, फोन नहीं मिलेगा, स्टाफ नहीं मिलेगा, तब तक उसका मंत्री चुनाव आ जाएगा और चुनाव वो क्या करेगा, किसकी मदद करेगा? तो ये बैकफायर भी हो सकता है। एम्पावर करना अच्छी बात, और एम्पावर करने के पीछे लोगों को लीडरशिप डेवलप की जाती है। जब लीडरशिप डेवलप की जाती है तो जातियों के लीडर बनाए जाते हैं। ऐसे होता है, ऐसे नहीं किसी जात से किसी को आप उठा लीजिए, किसी गहरू नत्थु को मंत्री बना दिया और अपने बाबा लूटिए कि हमारे तो इस जात को मैंने बना दिया और जोत मेरा पक्का हो गया। और हर जात में एक ही नेता होता है क्या? हर जात में बराबर के 4, 6, 10 नेता होते हैं। अगर आपने एक को बना दिया, उसने रिजल्ट नहीं दिया, तो जो बड़े बड़े 9 नेता देखा आपने, ये मंत्री बन गया, किस लायक है, अरे इनके आप पीछे लग रहे हैं, इनके पास तो जाइएगा मत, तो किसी लायक नहीं है। तो बीजेपी का एक तरह से मैं तो ये फेल्योर भी मुझे लगता है कि जिस तरह से बनाया है तो फेल करेगा। और जितिन प्रसाद कौन से ब्राह्मण नेता को हम तो नहीं जानते कि जितिन प्रसाद क्या ब्राह्मणों में, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं तो नहीं जानता कि बड़ा ब्राह्मणों का हम लोग उनको नेता, ब्राह्मण लोगों को नेता मान है। भले मैंने अधिक पार्टी बोल, लेकिन ब्राह्मण का एक इम्पैक्ट होता है ना कि भाई आप ब्राह्मणों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, काम कर। एक बात बताइए, आज लखनऊ से ले दिल्ली तक, लखनऊ में कौन ब्राह्मण नेता है जो योगी से आंख में आंख मिला के बात? दिल्ली में कौन ब्राह्मण नेता है जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी से आंख में आंख मिला के बात? अगर ऐसा कोई ब्राह्मण नेता नहीं है तो इसका मतलब मान के चलिए कि ब्राह्मणों का कोई वजूद भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। बिल्कुल, एक तरह से जो बात आपने कही है उसमें उसमें सत्यता भी दिखती है। लेकिन हुसैन अफसर साहब, जो एक प्रयोग इस जो मंत्रिमंडल विस्तार है इसमें जो किया गया है, खास तौर पर जो जिन लोगों को मौका दिया गया, जितिन प्रसाद को छोड़ दें, बाकी
लोग पार्टी में या तो ये पहली बार के विधायक हैं या दूसरी बार विधायक बने हैं, लेकिन पार्टी के साथ उनका संपर्क रहा है, वो जमीनी स्तर पर काम करते रहे हैं पार्टी के लिए, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पार्टी से जुड़ी है। तो आपको नहीं लगता इससे कम से कम कार्यकर्ताओं में एक तरह के उनका मनोबल बढ़ता है कि किसी भी व्यक्ति को उनके बीच में से, अगर वो पहली बार भी विधायक बना है, उसको मंत्री बनने का मौका पार्टी दे रही है, यानी कि सबके लिए भविष्य में कुछ बन सकने की संभावनाएं खुली हैं? नहीं, देखिए ये पार्टी का हक है, उसको इख्तियार है कि वो किसी को बनाए, किसी को ना बनाए, किसी को हटाए। लेकिन सवाल ये है कि इतना अल्पकालिक ये तजुर्बा होगा, एक तमाशा हुआ है ये, हद से हद 5 महीने, हद से हद। अब उसमें तो वो पहले अपने को बनाए कि या अपने समुदाय को बनाए और अपने वोटरों को बनाए। तो ये बहुत एक तमाशा है कि वो मतलब एक पार्टी वर्कर्स जो हैं वो रिजेंटमेंट उनमें ना होने पाए, और इस वजह से उन्हीं ने उनको दे दिया। भाई लाल बत्ती का बहुत शौक होता है, दीजिए आप। लेकिन हमें नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा, हो सकता है कुछ लोग उसमें प्रभावित करें और उनके अपने निजी भी ताल्लुकात होते हैं और अपना कुछ काम भी होता है। लेकिन जैसे शरद प्रधान साहब ने फरमाया कि बहुत कम टाइम था और उसमें ये क्या कर पाएंगे, वो क्या साबित कर पाएंगे बेचारे जो जो हुए हैं। बस सिवाय है कि फूले ना समाये, खुद ही खुश रहें और दूसरों को खुश करने की कोशिश करें। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो पाएगा। बिल्कुल, वक्त इतना कम है, इसलिए अगर कोई आदमी काम करना भी चाहे, कोई मंत्री काम करना भी चाहे, तो शायद उसको इतना वक्त मिलाएगा ही नहीं कि वो कोई अच्छा काम कर सके। लेकिन फिर भी राणा साहब, जिस तरह से बिल्कुल पहली बार के विधायकों को भी आपने मंत्री बनने का मौका दिया है, और जो लोग पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे उनको आपने मंत्री बनाया है। लेकिन जितिन प्रसाद, जो कि पहली बार 6 महीने भी उनको अभी आपकी पार्टी में आए हुए नहीं हुए, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया है। तो क्या ये एक तरफ आपके पुराने जो मंत्री हैं, पुराने जो कार्यकर्ता हैं, 2 बार के विधायक हैं, पुरानी लंबे समय से बीजेपी और संगठन से जुड़े लोग हैं, उनको आप सिर्फ राज्य मंत्री बना रहे हैं और एक बाहर से आए हुए व्यक्ति को सीधे कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं? क्या ये असंतोष की वजह नहीं बन सकती? देखिए, दो चीजें मैं समझता हूँ हमें समझनी चाहिए कि एक तो जी। मुख्यमंत्री जी सभी विभागों के मुख्यमंत्री होते हैं, जी। जैसा कि कम समय मिलेगा कम समय में करेंगे, और वो विभाग भी निरंतर काम कर रहा होता है। ठीक है, जी। उसके अधिकारी वो काम करते हैं, और एक क्षेत्र में विधायक होता है। जैसे कोई बिंद बनाया या कोई गौंड बनाया या कोई जो है कुर्मी बनाया, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पूरे प्रदेश के कुर्मी वहां जाने वाले हैं जी। या जी। सारे बिंद जाने वाले हैं। वो अपने विधायक से, अपने जनप्रतिनिधि से ही मिलते हैं, और जी। वो जी। जनप्रतिनिधि उनका काम करते हैं, तभी वो उनको वोट देते हैं। अगर नहीं काम जी। करते हैं तो हरा देते हैं। जी। तो विषय ये नहीं है कि उसको काम, उसके लिए कुछ काम ऐसा नहीं है कि उसको अलग से कुछ काम करना। जी। जो जी। सरकार का एजेंडा है, जो सरकार का काम है, वही काम, जो रिक्त हो गए थे पद, तो वो रिक्त पद भर दिए गए। तो वो काम जो उतने समय में उनको निर्णय लेने हैं वो निर्णय लेगा। इसके अलावा ये विधानसभा वाइज, जैसे मैंने कहा कि हम लोग अपना कार्यकर्ता उसी विधायक को जानता है, वो मंत्री के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि अभी जो हुसैन साहब ने उठाया सवाल कि भाई जगह जगह ये धरने, जगह जगह सम्मेलन, तो मैं शुरू में जो कहा फिर वही कह रहा हूँ कि यदि हमें लगता है कि किसी की मांग सही है, उस पर विचार करना चाहिए, तो वो विचार पार्टी करती है। और पार्टी कोई पर्सन एक का मतलब नहीं है। पार्टी में तो एक समूह है, उस समूह में पूरा फीडबैक है, पूरी रिपोर्टिंग है, हमारे संगठन मंत्री हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं। तो निश्चित रूप से अब मनोनयन भी कभी न कभी होते हैं। अभी सरकार बनने के तुरंत बाद होगा, अप्रैल में 12 एमएलसी होंगे, फिर 6 होंगे जुलाई में। तो ये तो प्रोसेस चलता है। लेकिन क्योंकि चुनाव आ गया और चुनाव के समय हुआ, तो उसको चुनाव से जोड़कर भी देखा जाना चाहिए।
तो लेकिन ये तो होना था ना, ये मंत्री वाला भी 5 जुलाई से रिक्त था। तो कुल मिलाकर सरकार का काम है कि वह जनता के काम ठीक से हो रहे हैं, इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार के उस विभाग के मुखिया, कैबिनेट और मुख्यमंत्री की होती है। तो वो ये देखेगा। दूसरा, ये वो अखबार की बात हो सकती है या कहीं कहीं थोड़ी रणनीति, मैं कहता हूँ नीति अलग है, रणनीति अलग है। रणनीति तब बनती है जब आमने सामने चुनाव हो, तो उसके अनुसार निर्णय लिया जाता है। तो नीति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी सभी का साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि कोई ऐसा दल नहीं जिसको सभी लोग वोट करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को तो करते हैं, कहीं कम मात्रा में करते हैं, ज्यादा मात्रा में करते हैं। उदाहरण के लिए गोविंद जी, जैसे यहाँ बात चली कि जाट या यादव या ये, तो मध्य प्रदेश में किसको वोट करते हैं वो, राजस्थान में किसको वोट करते हैं, या अन्य राज्यों में किसको वोट करते हैं। तो हमारा जो काम करने का तरीका है वो पूरे देश को देखकर हम काम करते हैं। हमारा नहीं, बिल्कुल, लेकिन चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, और इस समय जो काम हो रहा है वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को देखने का है। बिल्कुल, तो काम तो पहले से ही हो रहा है ना। अब ये तो बिल्कुल रिक्त भर दिए गए, वो अपना बिल्कुल समय उसमें काम करेंगे। बिल्कुल, अब काम पर जनता की मोहर लगने का वक्त आया है। अगले 5-6 महीने बाद उस जनता की मोहर लगेगी। शरद जी, ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है, जब से यानी कि साल की शुरुआत से ही जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही थी, तो एक दिल्ली के पूर्व नौकरशाह अरविंद शर्मा का नाम बार बार चर्चा में आता था, जिनको एक तरह से प्रधानमंत्री की पसंद एक तरह से कहा जाता था। अब जब एक तरह से आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, क्योंकि अब इसके बाद संभावना नहीं के बराबर है, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो अरविंद शर्मा को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच का जो जिस तरह का एक खींचातानी चल रही थी, वो अब मुख्यमंत्री के पक्ष में अंतिम रूप से वो खत्म हो गई? बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, क्योंकि अरविंद शर्मा माने जाते थे कि प्रधानमंत्री के नुमाइंदे हैं। प्रधानमंत्री के साथ वो 2002 से 2001 से बल्कि उनके साथ रहे हैं। 20-21 साल से वो उनके साथ रहे, और उसके बाद में भी थे और केंद्रीय सरकार में सचिव थे। और जाहिर है कि जो आदमी केंद्रीय सरकार में सचिव हो, उसके 2.25 साल बाकी हो रिटायरमेंट के, वो रिजाइन करके एमएलसी बनने तो नहीं आ रहा है। और उसके बाद वो पार्टी के उपाध्यक्ष बना दिए गए, 17वें उपाध्यक्ष, 16 उपाध्यक्ष वैसे ही हैं। तो ये जो माना जा रहा था, मुझे नहीं लगता कि वो गलत था। और ये इसमें लेकिन ये चीज साबित हो गई है कि योगी आदित्यनाथ के सामने किसी और की नहीं चलती है। वो अपने खुद मुख्तार हैं, और उत्तर प्रदेश में वही तय करते हैं कि कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। ये अभी तक जो माना जाता था कि हाई कमांड होता है, और हर पार्टी में हाई कमांड होता है, और यहाँ तो बहुत बड़े हाई कमांड है, नरेंद्र मोदी हैं। तो लेकिन नरेंद्र मोदी की बात न मानना बड़ी हिम्मत का काम है, और उससे उन्होंने दिखा दिया है कि वो जो है जो स्वयं चाहेंगे वही लास्ट डिसीजन वही लेंगे। नहीं तो अभी अगर होना होता तो शायद इसमें भर्ती हो गए होते वो, जितना टाइम बाकी है, जितने देर के लिए भी, तो कम से कम उनकी इच्छा अगर माना जाए वो सही है कि प्रधानमंत्री की इच्छा थी वो पूरी हो गई। पर ये समझा जा रहा था कि बहुत तनातनी है, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री ने लखनऊ आकर के, यूपी आकर के बहुत तारीफ कर दी मुख्यमंत्री की, और ये भी कह दिया कि अगला चुनाव उनके नेतृत्व में बढ़ाया जाएगा। तो इससे ये चीजें स्पष्ट हो गई, और योगी जी को मेरा ख्याल पूरा एक वो मिल गया अधिकार कि वही तय करेंगे। तो अब तो अरविंद शर्मा का तो केस अब लगता है क्लोज हो गया, हो चुका है। अब वो अगले चुनाव के बाद क्या होता है ये तो समय बताएगा, क्योंकि अब तो कोई विस्तार होने का सवाल नहीं है। और ये जरूर है कि अब जो आगे क्या कर पाते हैं ये लोग, ये समय बताएगा। और राणा जी ने जिस तरह कहा है कि भाई ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर आदमी मंत्री के पास आए उस जाति का
इस समाज को देख करके किसी व्यक्ति विशेष को मंत्री बनाया गया है। लेकिन ये बात मुझे अभी भी स्पष्ट ही नहीं है कि क्या रोक रहा था सरकार को कि सबको कैबिनेट मंत्री बना देते हैं। तो किसी का भाई ज्यादा आपके जो वहां रह रहे हैं कुछ लोग जो हैं उन्हीं को आप एलिवेट करते थे, कुछ को कुछ इसमें से ले लेते, तो वो नहीं लगता कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगता कि सबको बराबरी से ट्रीट किया गया है। हो सकता है हो सकता है जब अब विभागों का बंटवारा हो उसमें इनमें से कुछ लोगों को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर नहीं, तो ना वो मुमकिन नहीं है क्योंकि शपथ दी जाती है, वो राज्य मंत्री के तौर पे ली गई है, नहीं तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की अलग शपथ होती है। जी जी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे विभाग हैं जिनमें अगर आपको राज्य मंत्री के तौर पर भी काम करने का मौका मिलता है तो अधिकार आपके तुलनात्मक तौर से ज़्यादा होते हैं। अब किन लोगों को ऐसे ही विभाग दिए जाते हैं ये देखने की बात होगी। लेकिन सीबी पांडे साहब, आखिर में मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जिस तरह से इस पूरे जो मंत्रिमंडल विस्तार है और जो विधान परिषद का जो मनोनयन है उसको जाति संतुलन के हिसाब से उसको देखा गया है और उसके जरिए वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश ये बीजेपी का इस पूरे कार्यक्रम को लेकर नजरिया रहा है। क्या आपको लगता है कि अब जो आने वाला वक्त है उसमें मुद्दे जाति जो आकांक्षाएं हैं उनके आसपास रहेंगे या चुनाव में मुद्दे जो वाकई में जन समस्याएं हैं उनकी तरफ ज्यादा केंद्रित होंगे? आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश सरकार का जो 4.5 साल का कार्यकाल रहा है उसको देखते हुए? देखिए, जात वाला तो वो सन 1952 से चुनाव जो शुरू हुआ और आज तक एक परमानेंट मुद्दा है जात का, उससे तो मुक्ति नहीं हो सकती है। लेकिन जब उस जाति मुद्दे के अलावा कभी कभी ऐसे समस्याएं आ जाती हैं तो बड़े मुद्दे बन जाते हैं। कभी इमरजेंसी का मुद्दा आ गया, कभी एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा आ गया, वो बन जाते हैं, लेकिन ये परमानेंट मुद्दा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मैं नहीं आज मैं व्यक्तिगत रूप से, हो सकता है कि और लोग उनसे जो समझते हैं वो व्यवहारिक राजनीति की बात करके कहेंगे कि सब व्यवहार में सब जगह जातिवाद चला तो हमने क्यों नहीं जातिवाद करा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो एक बड़े असूलों वाली पार्टी और बड़े नैतिकता वाली बात की पार्टी और बड़े सिद्धांतों वाली और बहुत बड़ी फिलॉसफी और भारत की सभ्यता और संस्कृति और ये और वो जो बात करती है, तो वो जिस तरह से जाति राजनीति में अपने को किया, ये मैं समझता हूँ कि पतन की शुरुआत, क्योंकि फिर तो आदर्श छोड़ने पड़ेंगे ना। ठीक है, आदर्श में हो सकता है कि आप कभी सफलता मिले या ना मिले, लेकिन जब एक बार आदर्श को छोड़ देंगे और वही घटिया तरीके आप भी अपनाएंगे तो एक बार आप घटिया चीजों में आप हाथ डाल लेंगे तो फिर आपके इमेज को वापस लाना लगभग असंभव हो जाता। तो अपने आदर्शों पर चल के जो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही तो मैं समझता हूँ सही रास्ता था। अब ये रास्ते को छोड़ के अब वो फौरी रास्ता अपनाना, तो फौरी तो सभी जानते हैं, अरे इसे कोई नया बात तो कर नहीं रहे। काशी राम का तो यही फार्मूला, तो उसी काशी राम फार्मूले को आप समझा आप मना रहे। तो ये शर्म की बात है कि काशी राम फार्मूला जो 20 साल पहले काशी राम ने चला, उस फार्मूले को अब आप जो है 20 साल बाद उसको व्यवहारिक करके और उस फार्मूले पर आप चलने जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये धीरे धीरे इनके पतन की शुरुआत है। अब ये पतन शुरुआत इसलिए होता है कि जब घिसे पिटे फार्मूले पर चलेंगे तो उससे और ही कुछ फायदे मिल जाएंगे, लेकिन अब वो अंत के ही तरफ है। मैं वो आदर्श इन्होंने छोड़ दिया, अब आदर्श नया स्थापित हो गए। अब वो देखिए कौन फिर आदर्श के बाद कौन सा बिल्कुल बिल्कुल। भारत की राजनीति में और अगर खास तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की बात करें तो निश्चित तौर पर ऐसे राजनीतिक दलों की आवश्यकता है जो आदर्शों की राजनीति की बात करें, जो सही में जन पक्षधर राजनीति की बात करें, जो जाति धर्म संप्रदाय इनसे ऊपर उठ के राजनीति की बात करें। लेकिन दुर्भाग्य से हम जिन राजनीतिक दलों को चुनावी दौड़ में शामिल देखते हैं, जिन राजनीतिक दलों को सत्ता की दावेदारी में शामिल देखते हैं, उनमें से ज़्यादातर का चरित्र बिल्कुल इसके उलट है। वो जातियों की बात करते हैं, संप्रदायों की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं और अंततः वोट इन्हीं के आधार पर पाने की कोशिश करते हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। हम उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश में अगला चुनाव जो हो
उसमें बहुत महत्वपूर्ण अभी सही, लेकिन कम से कम जो मूल्यों की राजनीति है वो कुछ हद तक मतदाताओं की आकांक्षा को जाहिर करने का एक वजह बने। इसी उम्मीद के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हम आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और अपने दर्शकों से आह्वान करते हैं कि वो हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमको अपनी जो उनके विचार हैं, जो उनकी टिप्पणियां हैं, उनसे हमको अवगत कराते रहें, ताकि हम द फ्री प्रेस के माध्यम से एक निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास कामयाब हो, वो प्रयास सफल हो, और हम आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर सकें। इसके लिए आप सबके सहयोग की लगातार हमको अपेक्षा है, उम्मीद है। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।